नमस्कार, हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन, हैदराबाद से आपके सामने आया हूँ उस बीमारी के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में सुनते ही हमको लकवा मार जाता है। यस, एक लकवा, पक्षाघात, स्ट्रोक, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए ही 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है, लकवा एक ऐसी बीमारी है, फालिज एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट हमको रेगुलरली हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और कैजुअल्टी में आते रहते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रख्यात डॉक्टर आशिमा शर्मा। डॉक्टर आशिमा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं KGMC लखनऊ से और पिछले 17 सालों से निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ऐसे पेशेंट्स को हर रोज़ देखते हैं। वेलकम डॉक्टर आशिमा जी। थैंक यू। इट्स सो नाइस कि आज आप हमारे पास आए हैं। वर्ल्ड स्ट्रोक डे में मैं चाहता हूं आप मेरे व्यूवर्स को बताएं कि लकवा, फालिज या स्ट्रोक क्या चीज़ होती है। लकवा मारना मतलब होता है कि आपका बॉडी का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया और ये एकदम होता है। इसमें इसकी स्टार्टिंग में आपका बॉडी का एक हिस्सा, हाथ और पैर काम करने बंद कर देते हैं और साथ ही में आपकी आवाज़ या तो भारीपन आ जाता है या आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके साथ आपको आँखों के सिम्टम्स भी हो सकते हैं और आँखों में या तो आपको दिखने में कमी होने लगती है या फिर बिल्कुल ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये तरह के सिम्टम्स जो होते हैं, इनको जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम एक हेमीप्लीजिया या फिर स्ट्रोक कहते हैं या लकवा मारना कहते हैं। तो ये जो लकवा मारना होता है, ये कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं आपके इमरजेंसी में? ओके, तो इज इट अ कॉमन डिजीज की? ये बहुत कॉमन डिजीज़ है। स्पेशली ये कॉमन होती है एल्डरली पॉपुलेशन में, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए, जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो उनके लिए ये बहुत कॉमन डिजीज़ होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यंगस्टर्स या कि नौजवान लोगों को में ये नहीं होती। नौजवान लोगों को भी आजकल स्ट्रोक होने लगा है और उसको कहते हैं स्ट्रोक इन यंग, जो एक अपने में ही एक पूरा सब्जेक्ट है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि आगे आपका बॉडी का पार्ट्स काम कर रहे हैं या नहीं। ये जो लकवा मारना होता है, जो फालिज बीमारी होती है, इसका मेन कारण क्या होता है, क्यों होती है? तो ये इसमें दो तरह के लकवा मारने का वो होता है। एक में जिसमें ब्रेन में आपके दिमाग में खून की कमी हो जाती है और एक जिसमें नस फट जाती है। तो या तो खून की कमी हो गई, खून में एक थक्का जम गया खून का, जिसे क्लॉट कहते हैं या थ्रोम्बस कहते हैं, वो जमने से आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, खून का दबाव कम हो जाना, और एक वो ब्लीड कर जाना जिसको कहते हैं कि ब्लीडिंग हो गई है, नस फट जाना। तो ये दो तरह के होते हैं स्ट्रोक। तो एक जगह ब्लड क्लॉट जम गया और एक जगह आपकी ब्लीडिंग हो गई, तो इसका ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता होगा। ऑब्वियसली इसका बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट अलग होता है। स्पेशली जो ज़्यादा तरह के स्ट्रोक होते हैं, 65 से 70% नस में क्लॉट होने की वजह से होते हैं, ना कि नस फटने की वजह से होते हैं। तो इस वजह से ये 70% स्ट्रोक जो है प्रिवेंटेबल है। इवन द अदर, मतलब दूसरी तरह वाले भी स्ट्रोक प्रिवेंटेबल होते हैं, बट इनका ट्रीटमेंट दोनों का, एक का न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करता है जो कि फिजिशियन है, और एक का ट्रीटमेंट मोस्टली मेजरली न्यूरोसर्जन करता है जो कि सर्जिकल है। और ये कंडीशन आती है जब आपने अपने फैमिली फिजिशियन से दूर रहना शुरू कर दिया होता है। डेफिनेटली, क्योंकि आप जितनी भी बीमारियां मैं आप गिना रही हूं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब शुगर बड़ा होना, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना, ब्लड प्रेशर बड़ा होना, ये सब काबू में आ सकते थे अगर आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास रेगुलर जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट कि मेरे दर्शक इस चीज़ को जाने कि काफ़ी बीमारियां हैं जिनको हम रोक सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम है लकवा का। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? आपने ऑलरेडी गिना दिया कि ब्लड शुगर हाई होना एक होता है, और क्या क्या कारण होते हैं? और इसमें कुछ ऐसे डिजीज़ेस होती हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़ेस, और कुछ ऐसी डिजीज़ेस होती है जिसमें ब्रेन में ऑलरेडी एक अलग तरह का वैस्कुलर सिस्टम है, एवी मालफॉर्मेशंस जिसे कहते हैं, जो कि
इजीली ब्लीड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिजीजेस पर ये सब बहुत ही कम प्रतिशत में होते हैं। मेन जो होता है उसका प्रॉब्लम है आप स्मोकिंग करना, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। तो ये सब जो प्रिवेंटेबल हैं वो ही आप परेशान कर सकते हैं ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आशिमा जी, आप बताइए, अगर आपके फैमिली में आपके माँ बाप को फालिज हुआ है, लकवा है, तो क्या बच्चों को भी उसके चांसेस हाई होते हैं? अगर वो डायबिटिक है डेफिनेटली, क्योंकि ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। कुछ एवी मालफॉर्मेशंस या कुछ म्यूटेशंस हैं जो कि आपको उन डिजीज़ेस की तरफ, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनकी तरफ ज़्यादा उनका रीज़न हो सकता है। बट पॉसिबिलिटी ऑफ कि फादर को फालिज हुआ है और बच्चे को भी हो या मदर को हुआ है, ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं गया है, बट लेकिन अगर हुआ है तो केयरफुल रहना चाहिए और आपको अपना शुगर और बीपी कंट्रोल में रखना चाहिए। डेफिनेटली। एक पेशेंट को सडनली यही चीज़ शुरू हो गई, घर में बैठा हुआ है कि एक हाथ का और एक पैर नहीं चल रहा है और उसका बच्चा उसके बगल में खड़ा है, उसके बच्चे को जब कभी भी लकवा के सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने माँ बाप पे, तो क्या करना चाहिए? ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आपने देखा कि ये ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, बात करने में ज़बान ठीक से, उसे कहते हैं ज़बान फिसल रही है, तो वो जो ज़बान फिसलती है और वर्ड्स करेक्टली मुंह से नहीं निकलते हैं, ये स्टार्टिंग होती है। उसके बाद एक पर्सन को ये पता चलता है कि उसके हाथ पैर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसी समय को यूटिलाइज़ करते हुए उसको हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को फ़ोन करना या अपने आप उसको हॉस्पिटल ले जाना। इससे पहले अगर वो पेशेंट डायबिटिक है और घर में ग्लूकोमीटर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अगर आप डायबिटिक हैं, तो सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेस्ट कंट्रोल। तो अगर आप वो कंट्रोल कर रहे हैं और तो आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। अगर वो बच्चा बड़ा है तो वो कर सकता है तो वो करे, नहीं तो अपनी मदर को या किसी को बुलाए, घर के बड़े को बुलाए और शुगर चेक करें। लो शुगर्स स्पेशली 60 से नीचे, 60 से नीचे भी लकवे जैसे प्रेजेंटेशन हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया में लकवा का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। यस, प्रेजेंटेशन वैसी हो सकती है। तो ये लकवा के समय अगर आपने शुगर टेस्ट किया, शुगर नॉर्मल है या हाई है, नेक्स्ट चीज़ एक पेशेंट के रिलेटिव को क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि समय का अब पिछले 10 सालों से ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे कि ये जो खून का थक्का जम गया है इसको तोड़ा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आपको रिकवरी होगी, बट 90% रिकवरी ऑलरेडी स्टडीज़ में आ चुकी है और 90% का 90 बहुत अच्छा फिगर होता है इतनी रिकवरी हो जाना। तो हॉस्पिटल ले जाना, और या तो आप खुद लेने आना चाहते हैं या तो एम्बुलेंस अरेंज करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं और आपके पास आसपास क्या फैसिलिटी है। ये सोचना कि मैं सीधा कौन से सेंटर में जाऊं, तो मैं ये कहूँगी कि पहले जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है आपका वहाँ चले जाइए, जिससे एक डॉक्टर इसको असेस कर ले, देख ले उनको, और अगर डॉक्टर को लगता है कि ये ट्रीटेबल नहीं है या और न्यूरो इमेजिंग कर ले। न्यूरो इमेजिंग एक ब्रेन का सिंपल सीटी स्कैन होता है, दिमाग का सीटी, तो वो कर ले। और अगर उसे लगता है कि उसका सेंटर ये दवाई नहीं दे सकता, तो एटलीस्ट आपको आपकी डिजीज़ पता चल गई, तो हॉस्पिटल ले जाना मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हॉस्पिटल में ज़रूरत से जल्दी पहुंचना बहुत बेहतर होगा और उस समय हमको न्यूरो इमेजिंग करनी पड़ेगी। तो सीटी स्कैन या एमआरआई की दोनों? ओके, तो सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी हर जगह होती है, एमआरआई मशीन्स हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। जहाँ अवेलेबल होती है वहाँ पे डिफ्यूजन एमआरआई 1 मिनट का, 1 मिनट का एक स्कैन होता है। नॉर्मली 3 to 4,000 के बीच में, 3 से 4,000 रुपये के बीच में उसकी वैल्यू होती है एक स्कैन की। उससे पता चल जाता है कि खून का थक्का कहाँ, कौन सी ब्रेन की 3 आर्टरीज़ हैं उसमें कौन सी आर्टरी में फंसा है। हमें पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह से वो प्रेजेंट किया है, उससे भी पता चलता है, बट दवाई देने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता लगाना पड़े। तो एमआरआई की वैल्यू ज़्यादा है, बट ये डिसीजन छोड़ना चाहिए जो ट्रीटिंग डॉक्टर पे है। हो सकता है समय ज़्यादा हो गया और उसको सीटी में भी फाइंडिंग्स मिल जाए। सो सीटी स्कैन और एमआरआई में जो भी आप जल्दी करवा सकते हैं,
आपकी फाइनेंशियल भी पॉकेट के हिसाब से। तो निम्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में तो सारा कुछ फ्री होता होगा, इज़न्ट इट? देखिए, निम्स में डेफिनेटली आरोग्यश्री है और आरोग्यश्री के अंदर स्ट्रोक ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, बट स्ट्रोक किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आरोग्यश्री का प्री ऑथराइजेशन, मतलब पहले से उसको ऑथराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्री ऑथराइजेशन के लिए हमको दिखाना पड़ता है इमरजेंसी फिजिशियन को कि देखो भाई ये सीटी स्कैन है, इसमें यहाँ पे खून का थक्का है, बस एक वो सीटी कराना पड़ता है। कभी परेशान नहीं होना चाहिए, वो सीटी स्कैन के पैसे आरोग्यश्री ऑफिस से आपको बाद में मिल जाते हैं, बट उस पे टाइम वेस्ट करना, जो समय वेस्ट करते रहते नहीं हमें ये बताया है, हम ये आरोग्यश्री लेंगे, उससे आप जो आगे का ट्रीटमेंट है उसमें परेशानी हो जाती है। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि वो सीटी स्कैन जैसी एक सिंपल टेस्ट के लिए जो कि निम्स में 1500 रुपये 1500 रुपये में हो जाता है, वो कराने के बाद आरोग्यश्री के लिए अप्लाई करें। जाते ही पहुंचते ही नहीं हो सकता। जो पेशेंट्स पीछे का सीटी लेके आते हैं दूसरे हॉस्पिटल में या आते हुए रोड पे रेडियोलॉजी किसी जगह पे कराया हुआ है, उनका भी अगर वो रिपोर्ट के साथ आता है तो पॉसिबल होता है, क्योंकि जब आपका अपना सीटी नहीं होता तो आरोग्यश्री का मैंडेट है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको रिपोर्ट भी अपलोड करनी पड़ेगी दूसरी जगह की। तो वो इस वजह से कई बारी थोड़ी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि जानबूझ के आरोग्यश्री नहीं दिया गया। आई थिंक वो हमारे देश में सबको जानना चाहिए, अच्छी सेवा के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हर एक जगह का प्रावधान अलग अलग होता है, एंड इस सारे डिस्कशन में हम अपने इम्पॉर्टेंट टाइम जो है पेशेंट का वो ना लूज़ करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। डॉक्टर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सही। जब एक पेशेंट आया ER में, आपके इमरजेंसी रूम में, हिस्ट्री का क्या रोल है? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंट कहता सर ये तो स्ट्रोक है, आप ट्रीट करना शुरू करो, एंड फिर आपको बहुत सी चीज़ें जाननी होती हैं। तो एक डॉक्टर को करेक्ट हिस्ट्री मिले, और जिस बंदे ने वो चीज़ होते देखा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि रिलेटिव्स को कितना ओपनली किसी भी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए? ओके, तो ये ज़रूरी होता है इस बात के लिए कि कई बारी स्ट्रोक मिमिक, जो कि स्ट्रोक की तरह लगता है बट स्ट्रोक नहीं होता, उसको रूल आउट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली जब हम कहते हैं कि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसे सीजर भी कहते हैं, तो मिर्गी के दौरे के बाद भी क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट हो जाता है कि वीकनेस आ जाती है, तो वो कई बारी वन साइडेड वीकनेस भी होती है। मोस्टली वो ऑल 4 लिम्स, मतलब आपके दोनों हाथ, दोनों पैर और पूरा बॉडी का वीकनेस होता है, बट कई बार वो वन साइडेड वीकनेस भी होती है। तो जो परिवार वाले ने ये सब होते हुए देखा है, वो हमें क्लियरली ये बात बताए। ऑल्सो वो ये हमें बताए कि कहीं पेशेंट ने कुछ अपने शुगर की दवाई ज़्यादा ना ले ली हो, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, और वो पेशेंट इस समय हाइपोग्लाइसीमिया में। अलबत्ता कि ये है ये कि हम रूल आउट करते हैं, हम पेशेंट की शुगर रूल आउट करते हैं, बट अगर ये बात हमें बता दी जाए तो ये आसानी आप ही की जनता के लिए ही होती है कि मरीज़ को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सिमिलरली कई लोग होते हैं जो ये बात नहीं बताना चाहते या ये टेस्ट नहीं होने देना चाहते, उन्हें इतनी जल्दी होती है कि वो चाहते हैं कि बस फर्स्ट दवाई लग जाए। दवाई लगने से पहले ये बहुत ज़रूरी है पता करना कि क्या प्रीवियस 6 मंथ्स में आपको हेड इंजरी हुई है या नहीं, ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दवाई लगने से पहले। उसको छुपाने का मतलब है कि हम दवाई से शायद ब्रेन की आर्टरी खोल लेंगे, बट बाकी जगह ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, मैं कहूँगी। आई थिंक डॉक्टर आशिमा ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जो हिस्ट्री जो डॉक्टर पूछता है उनको सही सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट है, उसमें आपकी जानकारी काफ़ी हेल्प कर सकती है, और अगर गलत इन्फॉर्मेशन हुई तो वो पेशेंट के लिए लाइफ और डेथ का मैटर भी बन सकती है। एंड स्पेशली लाइक देयर आर समथिंग कॉल्ड एज ड्रग यूज़ के कंजम्पशन से भी दिमाग की नस फट जाती है। तो यस, तो इन सारी चीज़ों, कौन सी पेशेंट दवाइयाँ खा रहा है या उसकी आदतें कैसी हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से बताना बहुत ज़रूरी है। एंड तो बहुत ही आपने अच्छी चीज़ हमको बताई है, लेकिन आप बार बार इधर बीच वर्ड यूज़ करें तो थ्रोम्बोलाइसिस, तो ये थ्रोम्बोलाइसिस क्या चीज़ है और स्ट्रोक का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? स्ट्रोक का मैनेजमेंट जैसे ही पेशेंट अराइव करता है
उसके विद इन 30 मिनट्स हम उसका CT स्कैन करते हैं। अगर वो पेशेंट अपने 4.5 4.5 घंटे ऑफ स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स के बीच में आया है, अगर वो पेशेंट उससे ज़्यादा देर से आया है तो भी विद इन 1 आवर हम उसका CT कर लेते हैं। ट्रीटमेंट डिफर करता है। अगर आप विंडो पीरियड जो कि एक 4.5 घंटे का इनिशियल टाइम है उसमें आते हैं तो आप कैंडिडेट बनते हैं थ्रोम्बोलिसिस के। थ्रोम्बोलिसिस जो होती है वो एक दवाई होती है एल्टीप्लेज नाम की। एल्टीप्लेज, टेनेक्टाप्लेज भी अब इस मार्केट में ब्रेन स्ट्रोक के लिए आ गई है। वो दवाई देने से खून का थक्का टूट जाता है और ब्लड सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है। दवाई को एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना देना पड़ता है। न्यूरोलॉजिस्ट को ER में आके ही दवाई देनी पड़ती है। ये नहीं कि हमने प्रूव कर दिया कि आपको स्ट्रोक है और आप जाके दवाई न्यूरोलॉजी के वार्ड में दे रहे हैं। समय की इसमें बहुत महत्वता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट आप दवाई आके इमरजेंसी रूम में ही स्टार्ट कर देता है रादर, बल्कि अब तो ऐसा कहा जाता है कि जब MRI हुआ तो MRI की टेबल पे ही दवाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी ये दवाई मिल जाएगी उतनी जल्दी और उतना अच्छा खून का थक्का घुल जाता है। आप जो ये दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कॉस्ट होता है इस दवाई का अमूमन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमको हर जगह पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि जो भी ट्रीटमेंट है उसके पीछे कुछ कॉस्ट लगी होती है और वो ज़रूरी उनको पता लगे। तो देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ये कॉस्ट इस दवाई का 70,000 to 1 लाख है। तो ना मैं अपनी जेब में लेके इतना मनी घूमती हूँ और मैं श्योर हूँ कि बहुत लोग ऐसे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसी वजह से एक कॉमन मैन यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल ढूंढता रहता है और वो 4.5 घंटे लूज कर जाता है जिसमें उसका ट्रीटमेंट हो सके। बट गवर्नमेंट्स बहुत हेल्प करती हैं अगर आपने उस समय, और इवन द कंपनी पर्सन बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपने उस समय उसको अपना आधार कार्ड नंबर दे दिया, आपने उसको अपना कुछ मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कंपनी वाले आके सेल्फ बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि कोई यंग, स्पेशली जो फैमिली में कमाने वाला बंदा है, उसको स्ट्रोक हो जाए। और अगर आप उससे शेयर कर लें और उसको बात कर लें और इवन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर अप्लाई कर दें उसी समय, तो आपको रिफंड 100% आता है। एंड साथ ही साथ आपको अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का कवर तो डेफिनेटली मिल ही जाता है। हो सकता है अगर हम एक कंडीशन को समझ करके कहीं भी प्राइवेट सेंटर में CT स्कैन या MRI करा लें तो हम और आप मिल करके किसी एक पेशेंट्स की लाइफ टाइम के फालिज को या लकवा को हम बचा सकते हैं। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार पेशेंट को लकवा हो गया, उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होती है अगर हमने लाइफ टाइम करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया तो? देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही स्लो होता है उसका कितना, ये कहना कि वो कितना उसकी पावर वापस आएगी, कितनी जान उसके हाथ या पैर में वापस आएगी, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। सो रिहैबिलिटेशन एक वर्ड है जिसमें कंटिन्यूअसली हम पेशेंट का मसल्स फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो अगर 4.5 घंटे हमारे बीत गए तो काइंड ऑफ परमानेंट डैमेज हो जाता है। 4.5 प्लस उसके आगे हम 24 घंटे तक फ्रॉम द, मतलब जो समय शुरू हुआ है उससे 24 घंटे तक। बट हाँ 4.5 के बाद वो फिर हाई एंड सेंटर्स के लिए ही रह जाता है, जो सेंटर्स मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। नाउ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब क्या है कि जैसे आपके सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, तो हार्ट अटैक में भी यही होता है कि एक बाहर से एक डाला और उसको बैलून को फुला के आर्टरी को खोल दिया या फिर थ्रोम्बस को निकाल लिया। ऐसे ही सेम ब्रेन के लिए भी हम एक पाइप डालते हैं और जिससे कि हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, मतलब वापस बाहर निकाल लेते हैं। ये हर सेंटर में सुविधा उपलब्ध नहीं है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की और इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट की इसमें ज़रूरत होती है। बहुत ही कम सेंटर्स में होता है ये, एंड काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, 3.5 लाख से 4 लाख रुपए। ओके, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बट इन सारी चीज़ों से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। जो मेन रिस्क फैक्टर हैं स्ट्रोक के वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि उसे अगर हम कंट्रोल कर लें तो वो इस कंडीशन को आने से पहले ही रोक सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल नॉट इन मॉडरेशन, डायबिटीज कंट्रोल्ड। डायबिटिक इंडियन पॉपुलेशन तो सब डायबिटिक है, अगर आप उसको कंट्रोल करके चलेंगे, हर समय से समय अपने फैमिली फिजिशियन से मिलेंगे। HbA1c जो कि पिछले 3 महीने का
शुगर का बताती है कि कैसे आपका कंट्रोल रहा, वो कराते रहेंगे। प्लस ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देयर इज़ डेफिनेटली, मतलब ये रोल होता है कि स्ट्रेस का भी एक रोल स्ट्रोक में माना जाता है, क्योंकि उससे और सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हाँ। तो वो, और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, तो ये सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसकी कॉस्ट शायद 200 या 300 रुपये होती होगी, और बट उन्हें कराने से और उन पे वर्क करने से, अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट कराने से ज़िंदगी भर की फालिज से आप बच सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल चीज़ जो आपने बताई है। एक लास्ट क्वेश्चन, फैमिली फिजिशियन का क्या रोल है स्ट्रोक को बचाने में, स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने में? देखिए, ये सब जो 5 रिस्क फैक्टर्स अभी हमने गिने हैं, ये सब कब प्रिवेंटेबल होते हैं? तो अगर आप लिपिड प्रोफाइल जाके एक सेंटर से करा भी लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड तो फैमिली फिजिशियन ही करेगा। फैमिली फिजिशियन जो होता है बॉडी को कंप्लीट तरीके से देखता है। वो ये देखता है कि ये टेस्ट का ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है, तो हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, किडनी पे क्या असर पड़ रहा है। यही मेजर ऑर्गन्स होते हैं जिनके फेल होने से लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंटिन्यूस पीरियोडिक, जिसे कहते हैं वर्ड, अपने फैमिली फिजिशियन से मिलते रहें, ब्लड प्रेशर्स चेक कराते रहें। ब्लड प्रेशर्स तो सेल्फ भी चेक करना चाहिए। मेरा तो खुद का ये मानना है कि अगर आप एक बीपी इंस्ट्रूमेंट घर पे लेना और एक ग्लूकोमीटर घर पे रखना, स्पेशली अगर आपके घर पे एल्डरली लोग हैं, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और फिर उसको एक कॉपी बना लेना, एक छोटी सी कॉपी जिस पे आप टाइम डेट लिख के अपना ये सब रीडिंग्स लिख सकते हैं, और जब भी आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाए ये लेके जाए, और ही विल डेफिनेटली, मतलब वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो दवाई स्टार्ट कराना और आपको गाइड करना, बेसिकली गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट गाइडेंस शुड कम फ्रॉम फैमिली फिजिशियन, आई वुड से। थैंक यू डॉक्टर आशिमा, बिकॉज यही मैं अपने पेशेंट्स को बताते रहता हूँ कि आई नो, मैं बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट फिजिशियन, मैं सबको बताता हूँ आप शुगर और बीपी कंट्रोल रखिए, रेगुलरली आइए। तो एक यूजुअली सा चीज़ है साहब, डॉक्टर के पास आएंगे कुछ ना कुछ टेस्ट ज़रूर लिखेगा, ठीक है, और उसकी ज़रूरत ही नहीं, मेरे को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। तो जो डिस्ट्रस्ट है सोसाइटी में, आई थिंक वो आपके इमरजेंसी रूम को फुल रखता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो फैमिली फिजिशियन का रोल स्ट्रोक प्रिवेंशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, येस और नो? एंड यस, आई वुड से यस, नॉट ओनली इन प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन ऑल्सो। देखिए, स्ट्रोक खत्म होने के बाद जिनको बल्बर पैल्सी हो जाती है, बल्बर पैल्सी का मतलब होता है जो आपको फालिज पड़ा, उससे आपके अंदर की सांस लेने की नली के ऊपर जो एक फ्लैप होता है जिससे कि खाना सांस की नली में ना जाए और सीधा आपके पेट के रास्ते जाए, वो भी ख़राब हो जाता है। उससे बहुत ही फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स को लंग इन्फेक्शन होते हैं। निमोनिया एक पोस्ट, मतलब जिसको स्ट्रोक हो चुका है, हर 3 महीना 4 महीना पे एक एपिसोड ऑफ निमोनिया हो जाता है। अब इसमें हर बार आप इमरजेंसी रूम में आए ये ज़रूरी नहीं है, हर बार आप डर जाएं और ये सोचें कि नहीं मुझे फिर से स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप अपने फैमिली फिजिशियंस के साथ इस पे चर्चा करते रहें, मिलते रहें, तो आई एम श्योर वो आपको रिहैबिलिटेट करके ये बता सकता है कि आपको किस तरह से खाना खाना है, कब आपकी राइल्स ट्यूब रहनी है, कब निकल जानी है। बहुत ही छोटी बट बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आई थिंक आज जितना भी आपने स्ट्रोक के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, आई एम वेरी हैप्पी। प्यारे दोस्तों, दर्शकों, स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ज़िंदगी भर तक आप अपाहिज होकर के रह सकते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, इससे बचा जा सकता है। बचने का साफ तरीका है कि अपने फैमिली फिजिशियन को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करिए, उनके पास तब जाइए जब आपको परेशानी नहीं है। जब आपको परेशानी शुरू हो गई और तभी आप जाएंगे, आपने ऑलरेडी काफ़ी लेट कर दी है। स्ट्रोक के एक्रोनिम को लिख लीजिए, STROKE। यस, अपना पेन और पेंसिल उठा करके इसको लिखिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को और अपने बूढ़े माँ बाप को बचा सकते हैं इस बीमारी से। S इज़ फॉर स्पीच और स्माइल। सडनली आपके माँ बाप और अपने एल्डरली फ्रेंड्स या किसी के भी चेहरे पे स्पीच या स्माइल गायब हो गई, वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये स्ट्रोक हो। उनकी स्माइल बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो गई है, मुंह टेढ़ा हो गया है, इधर देखिए, अगर ऐसा मुंह हो गया है, हो सकता है ये स्ट्रोक हो। T इज़ फॉर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड नॉट एबल टू डू इट, कि आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हाथ को हिला नहीं पा रहे हैं, हो सकता है ये स्ट्रोक हो।
R इज़ फॉर रिस्पॉन्सिव। अगर आपके माँ बाप या जो भी है एल्डरली जो है वो एकदम से अनरिस्पॉन्सिव हो गए, आप बुला रहे हो वो जग नहीं रहे, हिल नहीं रहे, हो सकता है ये स्ट्रोक हो। O इज़ फॉर ओरिएंटेशन। अगर आपके जो पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो एकदम से उलूल जलूल बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन उनका लॉस हो गया है, वो पहचान नहीं पा रहे हैं, हो सकता है वो स्ट्रोक हो। K इज़ कीप आई ऑन योर टाइम ऑन योर वॉच, क्योंकि स्ट्रोक में जो टाइम इज़ ब्रेन, टाइम ही बहुत ज़रूरी है। 4.5 घंटे के अंदर अंदर हम इम्पॉर्टेंट दवा दे सकते हैं और पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। E इज़ फॉर अर्ली रीचिंग आउट टू योर डॉक्टर, अर्ली रीचिंग आउट टू योर हॉस्पिटल विच एवर इज़ नियर बाय। आपको और हमको सबको मिलकर वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को ये एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आपके और मेरे आसपास किसी को भी हम स्ट्रोक नहीं होने देंगे। और इन सारी चीज़ों में प्रभु का वचन और उसकी ब्लेसिंग और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के वचन से ही वो फालिज का मरीज़ जो उनके पास हमने चारपाई से भेजा था वो उठ करके चलने लगा था। तो प्रभु में हर समय आनंदित रहिए और हर समय प्रार्थना में तल्लीन रहिए, क्योंकि यही हमको डॉक्टर आशिमा ने भी बताया है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस या कि चिंता और चिता दोनों में सिर्फ एक बिंदी की फ़र्क होता है। तो चिंता आपकी चिता का कारण ना बन पाए और इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे में आइए हम स्माइल को फैलाएं। मे गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग आवर शुभ संदेश टीवी। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर लाइक करना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब टू इट सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। क्या आपके पास कुछ प्रॉब्लम है नेट कनेक्टिविटी में या आपके पास टाइम नहीं मिलता, तो शुभ संदेश टीवी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कभी भी हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। विल कम बैक टू यू विद अनदर एपिसोड ऑफ अ हेल्थ टॉक फॉर योर कंसर्न क्वेरीज। कुछ भी डाउट के लिए नीचे मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, अवेलेबल एट 8106127475। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्माइलिंग ऑलवेज। नमस्कार।